नमस्कार, स्वागत है आपका महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। गुजरात हाईकोर्ट ने पार्किंग चार्ज को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जनता से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि जनता तो इसकी ग्राहक ही है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सरकार से नीति नियम बनाने की बात भी कही है। गुजरात के इस फैसले के बाद यूपी की जनता भी कह रही है कि हमारे यहाँ कब। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, मल्टीप्लेक्स से लेकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक पार्किंग चार्ज के नाम पर जमकर काटी जाती है जनता की जेब। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट को ये सब गवारा नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने पूछ लिया सवाल कि किस नियम के तहत पार्किंग चार्ज वसूल किया जाता है। पार्किंग चार्ज वसूल करने का अधिकार किस नियम के अंतर्गत आता है। अपने फैसले में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है, मल्टीप्लेक्स, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक पार्किंग चार्ज नहीं वसूल सकते। मल्टीप्लेक्स और मॉल में आने वाले भी उनके ही ग्राहक हैं। यदि ऐसा करते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ऑल मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस आर गवर्न्ड अंडर द जीडीसीआर और वो पार्किंग फीस नहीं लेवी कर सकते। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि जब जनता ही ग्राहक है तो फिर पार्किंग का ये चार्ज क्यों। कल को तो आप लोगों से प्रवेश शुल्क भी लेने लग जाएंगे। नियमों को ताक पर रखकर पार्किंग शुल्क के नाम पर अब तो तमाशा होने लगा है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में मल्टीप्लेक्स, मॉल और मेट्रो के अलावा अब तो अस्पतालों के बाहर भी पार्किंग शुल्क लिया जाता है। कई जगह तो स्कूलों के बाहर भी ये व्यवस्था बनाई गई है। वहीं प्रदेश की जनता पूछ रही है कि गुजरात जैसा नियम यूपी में कब लागू। बिल्कुल होना चाहिए सर। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे शोरूम पे परचेज कर रहे हैं, चीज़ें परचेज कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें पार्किंग पे करनी पड़ रही है। वीकडे में भी हम कभी आते हैं तो तब भी इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूपी में भी होना चाहिए। यूपी में भी लागू होना चाहिए क्योंकि हम मॉल वगैरह में आते हैं, अपने टैक्सेस वगैरह भी देते हैं, तो हम टैक्सेस भी देते हैं, उस वजह से हमें अपनी गाड़ी की पार्किंग भी देनी पड़ती है। भाई हम लोग इतना पैसा देते हैं मॉल को, इसमें पार्किंग भी होनी चाहिए। क्योंकि हम एक बात बताइए, पार्किंग का भी पैसा दें प्लस इसका ही पैसा दें, किस किस का पैसा हम चलिए जाए। आजकल शायद से गाड़ी खरीदना ज्यादा आसान है पर गाड़ी को पार्क करना उससे ज्यादा मुश्किल। यूपी में भी इस चीज को लागू करना चाहिए। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग को खुद देखनी पड़ती हैं। लोगों को पैसा देना पड़ता है पार्किंग में जाने के लिए। बहरहाल जनता की माने तो बहुत पीड़ा देती है पार्किंग चार्ज की ये पीड़। सवाल ये है कि जब गुजरात में हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं। आखिर उत्तर प्रदेश में कब मिलेगी इस वसूली से राहत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वाकई जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही हम महाबहस में उठाते हैं। ऐसा ही मुद्दा आज हम आपके लेके आए हैं। चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही हैं संजय राय, प्रवक्ता बीजेपी। उमेश कुमार मित्तर हैं, रिटायर्ड आईएएस। और भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी, वाकई में जो आज फैसला गुजरात हाईकोर्ट से आया है वाजिब है? क्यों वसूला जाए शुल्क? इसके मायने क्या निकाले हैं? देखिए, तो बहुत सीधी सपाट बात जी अदालत ने कही। आप अपने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क कैसे ले सकते भाई? और ये निर्णय तो गुजरात के संदर्भ का है। वहां पहले सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया था, उसके विरुद्ध फिर डबल बेंच में मामला गया, फिर डबल बेंच का ही निर्णय आया। लेकिन मुझे लगा ये मसला देश भर का है और उत्तर प्रदेश का भी है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आप कहीं चले जाइए, हाट बाजार, मॉल, कहीं चले जाइए, सिनेमा घर, नाना प्रकार के टैक्स तो आप वहां दे ही रहे हैं जो सुविधा ले रहे हैं उसके बदले में। और साथ में ये अधिकृत हो या अनधिकृत हो, पार्किंग का झमेला अलग। पार्किंग के नाम पर एक समानांतर अर्थव्यवस्था विकसित हो गई, एक लूट का बड़ा तंत्र विकसित हो गया। यह पता करना भी किसी कॉमन आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है कि यह अधिकृत पार्किंग का शुल्क है या अनधिकृत वसूली है। कोई भी लाल पीली पर्ची छपा के चार लोग गमछा उमछा लपेट के हाथ में डंडा लेके कहीं भी खड़े हो जाते हैं। और बड़ी विचित्र बात है
गाजियाबाद में एक, जहां मैं रहता हूं, वहां एक निजी क्षेत्र का बैंक एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में है। तो उस बैंक में भी जाइए अपना काम करने के लिए तो 50 रुपए की पर्ची कटवाइए गाड़ी की। बताइए, ये तो सीधे सीधे लूट है। हम बैंक के ग्राहक हैं, उसको सर्विस चार्ज देते हैं ना उसकी सुविधाओं के लिए, तो आपके दर्शन करने का भी 50 रुपए अलग से दंड भुगतेंगे। और हद तो तब जब अस्पतालों में पार्किंग चार्ज के नाम पर लूट हो जाए। इलाहाबाद से हमको एक हमारे दर्शक ने लिखकर भेजा, वहां कोई सरकारी अस्पताल है, वहां पार्किंग का पैसा लग रहा। मैं कहूंगा शासन के लोगों से कि इसकी जांच कराइए। प्रयागराज में कौन ऐसा सरकारी अस्पताल है जो पार्किंग का पैसा ले रहा है? सरकार कह रही दवा फ्री, इलाज फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, और बाहर पैसा लग रहा पार्किंग का। 21 के आदेश से है। बहुत सारे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपने ये व्यवस्था देखी जाके, वहां पार्किंग का पैसा लग रहा। एक बड़ी समस्या है मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रतिदिन उसकी जेब पर चोट करती है। और इसको अगर हम साल में जोड़ लें तो एक बड़ी धनराशि होती है जो वो पार्किंग के नाम पर व्यर्थ करता है। आप छोटी बड़ी कोई गाड़ी लेकर दिन में 4 लोगों से मिलने चले जाइए अलग अलग स्थानों पर, तो 4 जगह पार्किंग शुल्क देने का मतलब हो गया आप 200-250 रुपए खर्च कर दिए इसी पर। तो मैं ये बहस सिर्फ इसलिए लाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं अनुरोध कर सकूं कि प्रदेश की जनता चाहती है कि जो निर्णय गुजरात में अदालत के जरिए आया वह आदेश उत्तर प्रदेश में सरकार के जरिए आए। अदालत की जरूरत नहीं, हमारी सरकार के जरिए यह आदेश आए कि उत्तर प्रदेश में कल से कोई मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल पार्किंग के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकते। संजय राय जी बैठे हैं, भाजपा के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मैं कहूंगा इस मसले को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए आज, और तत्काल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस लूट का इतना बड़ा मकड़ जाल, हजारों करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है ये पार्किंग की लूट। और इसकी ठेकेदारी में जो दंड फंद है मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा, वो तो मित्तल साहब भी जानते होंगे और ये हमारे राकेश भाई भी जानते होंगे और संजय राय तो जानते ही होंगे। वो एक अलग माफिया तंत्र है पार्किंग की ठेकेदारी का। इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। एक निर्णय आ गया, उसमें सारी बातें हाईकोर्ट ने लगभग साफ कर दी, बड़ा फैसला दिया है। उस फैसले की प्रतिलिपि मंगवाए उत्तर प्रदेश शासन और ये निर्णय करे तत्काल प्रभाव से। उमेश जी, गुजरात में भी मल्टीप्लेक्स और ये सिनेमा वाले और शॉपिंग मॉल वाले हाईकोर्ट में बड़ा तर्क दिए, रोए चिल्लाए। इन्होंने कहा साहब हम लोग पार्किंग के लिए विशेष सुविधाएं देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा भाई दुकानें खोली इसीलिए है कि ग्राहक आए, ग्राहक गाड़ी जेब में रखेगा क्या? इसके लिए अतिरिक्त शुल्क मंजूर नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि जब इस बुनियादी मसले को उत्तर प्रदेश में भी हल कर दिया जाए? क्योंकि हर दूसरा आदमी पार्किंग शुल्क के दंश से ग्रसित है उत्तर प्रदेश में भी, चाहे मोटरसाइकिल पर चल रहा हो चाहे कार पर। मित्तल साहब, देखिए ये एक जनहित का निर्णय है। भले ही उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ना आया हो, गुजरात हाई कोर्ट ने यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, उनके समक्ष उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक निर्णय दिया।
निश्चित रूप से चूंकि ये जनहित का है, इसलिए मैं तो समझता हूं कि ये प्रत्येक प्रदेश में ये लागू होना चाहिए। रही बात इसकी कि वो कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं, आप किसी भी मॉल में जाकर देख लीजिए पार्किंग की किस प्रकार की गंदगी पार्किंग एरिया में रहती है, ये एक विषय है अपने आप में देखने का। दूसरी चीज ये कि आप जैसा भी आपने भी कहा कि आप वहां जा रहे हैं, किसी आप तफरी के लिए नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप क्रय करके आते हैं, क्रय करते हैं, उसको बिजनेस मिलता है। तो जिस आदमी को बिजनेस आपके माध्यम से मिल रहा है, निश्चित रूप से वो आपको इस प्रकार की सुविधा देगा। और ये केवल एक पार्किंग की ही बात नहीं है, उनके ऊपर कितने इस प्रकार की सुविधाएं देने की बाध्यता है। अगर उसको चिन्हित किया जाए तो उनको बच्चों के लिए किडी कार्ट्स उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए टॉयलेट एरिया अलग से होना चाहिए, जो नए छोटे बच्चे हैं उनकी फीडिंग के लिए अलग से एरिया चिन्हित करके उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं ये व्यवस्थाएं किसी मॉल में है ही नहीं, कहीं नहीं फ्री वाईफाई की व्यवस्था दे, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये चीज कहीं पर है ही नहीं। अगर ये चीज वो प्रोवाइड करें और जिसकी उन पर बाध्यता है, उसके अलावा रही पार्किंग की बात, तो पार्किंग में अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ने गए, आपने उसको छोड़ा और आप तुरंत निकल आए बाहर, लेकिन चूंकि आपने एक एंट्री कर ली तो आपका टिकट कट गया, भले ही आप उसमें 5 मिनट के लिए भी नहीं रुके हैं। तो ये कहां तक जायज है कि आप उस पार्किंग की सुविधा का उपभोग भी नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको शुल्क देना पड़ रहा है। इसी प्रकार से तमाम मल्टीप्लेक्स में सिनेमा खुले हुए हैं और उन सिनेमा का टिकट भी आप देखते होंगे, नॉर्मल टिकट से 300 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए तक का टिकट होता है। वहां किस बात की फिर पार्किंग शुल्क की आवश्यकता है कि आप 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए अलग से दें? ये तो ऑलरेडी आपने जो उसमें जी मित्तल साहब बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी 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 मित्तल साहब, मैं बाकी मेहमानों को भी जरा बहस में ले आऊं। आपने एक बात ये सिनेमा वालों की दिखाई, जो आजकल के सिनेमा हॉल है हाई प्रोफाइल, केवल 400 का टिकट ही नहीं, जो फर्रुखाबाद में सत्या पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्स मेयर हैं गोरखपुर से, उनका भी स्वागत है। जो फर्रुखाबाद में मक्के के फूले ₹2 में मिलते थे, वो भी 200 रुपए में बेच रहे हैं वो वहां अंदर। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 रुपए में बाहर मिल रही है, वो भी वहां 200 में भेड़ रहे हैं, उसके बाद भी पार्किंग ले रहे हैं। पीड़ा इसलिए है। राजेश राय साहब, आप पुलिस सेवा में रहे हैं बड़े पदों पर, कभी आप लोगों के जहन में इस ढंग की बात नहीं आई, ना आईएएस अधिकारियों के, ना आईपीएस अधिकारियों के, कि जो संस्थागत लूट है इसको बंद कराया जाए? पार्किंग के नाम पर जो करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हर शहर में हो रही है। अमिताभ जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप इस इशू को लेकर के आपने ये बहस शुरू की है और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का इशू है। धन्यवाद। और मैं ये इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरीके से पार्किंग के नाम पे खुलेआम लूट होती है हर जगह, और जैसे आपने बात की शॉपिंग मॉल्स की, कॉम्प्लेक्सेस की, सिनेमा हॉल्स की, मैंने तो यहां तक देखा कि जो छोटे छोटे नर्सिंग होम जिन्होंने खोल रखे हैं, उन्होंने उनके नर्सिंग होम के सामने जो माननीय अखिलेश जी ने एक जो है वो बनवाया था, क्या कहते हैं, साइकिल के लिए रास्ता, साइकिल पर, तो साइकिल के रास्ते को भी घेर करके वहां पर मोटरसाइकिलों के लिए उन्होंने बना लिया है। और उसके अलावा उनके अगर सड़क पे कोई आदमी अपनी गाड़ी खड़ी करता है तो उसके ऊपर वो टिकट काट के चिपका देते हैं, उसका भी ठेका ले रखा है उन्होंने। यानी ठेकेदारी की तो परंपरा ऐसी हो गई, और उस ठेकेदार से जो वहां का जो अस्पताल का मालिक है वो उससे पैसे ले रहा है, वो मुफ्त में नहीं दे रहा है उसको, ठेकेदार को। ठेकेदार उनसे वसूली करता है और उस वसूली का परसेंटेज जो है वो मालिक भी पा रहा है। मतलब ये तो सरेआम लूट है, वो चाहे अस्पताल हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे कहीं भी ये तो एक सुविधा है जो प्रदान की जानी चाहिए। और उस सुविधा के नाम पे अगर उन्हें कुछ खर्च भी करना पड़ रहा है, क्या खर्च करना पड़ रहा है? उन्हें केवल 2 आदमी लगाने की जरूरत है कि जिससे कम से कम वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। वो जो अपने यहाँ पे तमाम जो है वो गार्ड लगाते हैं, तो वो गार्ड और तमाम चीजें करते हैं, तो वो गार्डिंग इस बात की भी कर सकते हैं कि जो लोग पार्किंग में जिनकी गाड़ियां गई हैं वो वहां पर सुरक्षित रहें, वहां पर कोई उनकी गाड़ी से कोई सामान न चुरा ले,
कोई चीज ना निकाल ले, ये कम से कम उनको इंश्योर करने के लिए इतना ही उनको खाली करने की जरूरत है। लेकिन जब वहां पर कोई मल्टीप्लेक्स में जा रहा है, वहां की सुविधा को अवेल कर रहा है, वहां पर पैसा खर्च कर रहा है, 500 रुपए का टिकट लेकर के वो पिक्चर देखने के लिए जा रहा है, वो 200 रुपए के अगर 4 लोग हैं तो वो 4 अगर उसने लिया तो 800 रुपए की जो पॉपकॉर्न लेके जा रहा है मक्का, और क्या कहते हैं 20 रुपए की जो वो कोका कोला है, उसको वो जो है 200 रुपए में 4 लोग मिलकर के 800, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, इतनी हाई आप जो है वो चार्जेस वहां पर काट रहे हैं, लोगों की जेब तो आप वैसे ही काट रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद पार्किंग के नाम पे भी 60 रुपये खुलेआम लूट है। और मैं समझता हूं कि जो गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं गुजरात हाई कोर्ट को कि उन्होंने इतना बढ़िया एक जो जिसे कहते हैं ना जन सुविधा के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऐसा बढ़िया उन्होंने, और आपने जो बात शुरू में कही मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय संजय राय जी से कि ये जो निर्णय गुजरात हाई कोर्ट ने लिया है, ये गुजरात हाई कोर्ट ने किसी मामले में निर्णय लिया है, और हो सकता है कि उनका निर्णय केवल गुजरात की सीमा पर ये लागू हो, लेकिन जहां पर गुड गवर्नेंस की बात है, तो अगर किसी प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई एक अच्छी चीज सामने आती है तो हमारे प्रदेश को उस अच्छी चीज को बिना इस बात का इंतजार किए हुए बड़ी अच्छी बात हमसे कहे तब हम करेंगे, उसके पहले उस आदेश को लेकर के हमको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जनता के हित का विचार जहां से मिले तत्काल लेना चाहिए। सत्या पांडे जी हमारे साथ हैं। सत्या जी, आप मेयर नहीं, एक बड़े शहर की, एक सवाल मेरे ज़हन में हमेशा आता रहा जी, हमेशा आता रहा, मैं सरकारों से भी कहता रहा, तो बहुत पुरानी सरकारों से भी कहता रहा, मेयर से भी कहता रहा, आवास सचिव, फलाना सचिव, शहरी विकास सचिव, इन लोगों से भी कहता रहा, तो वो सब मेरा हाथ दबा देते थे कि अमित अग्निहोत्री जी कहाँ बवाल करा दोगे। मैं एक बात नहीं समझ पाता, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, जिस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पास देने को पार्किंग नहीं है, स्पेस नहीं है, उसको होटल खोलने का, शॉपिंग मॉल खोलने का, अस्पताल खोलने का लाइसेंस आप लोग कैसे दे देते हो? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया। फिर मारा मारी, सड़क का कब्जा, उसमें वैध अवैध हिस्सेदारी, अधिकारी की भी, नेता की भी, मंत्री की भी, संतरी की भी, और बंदरमाट शुरू, सड़क पर चलना मुश्किल। यही है ना, आप इतनी बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, इतनी बड़ी मिठाई की खटाई की दुकान खोल रहे हैं, तो अपने ग्राहकों को अगर आप आत्मसात करने की व्यवस्था नहीं रखते उनकी गाड़ियों को, तो लाइसेंस क्यों? सत्या जी, ये नियम मैंने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं देखा। बोले ले जाओ, परमिशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सड़क निपट लेगी। पहले तो जी, मैं पहले तो आप लोगों के चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे और जनहित के मुद्दे को आपने आज प्रसारित करने का जो किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय न्यायालय का भी मैं आदर करते हुए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे मुद्दे को ले आके और जनहित में जो उन्होंने निर्णय दिया है। वास्तव में जब मैं महापौर रही यहाँ गोरखपुर में, तो उत्तर प्रदेश, आप भी जानते हैं कि हम लोगों को उतना पावर नहीं था कि जो पूरी तरह से, चाहे ये विकास प्राधिकरण का हो, चाहे आपका ये सब पूरा नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, महापौर के अंतर्गत नहीं आता है। फिर भी यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल्स थे, जो उन लोगों को मैंने जबरदस्ती आम जनता के लिए भी खुलवाने का प्रयास किया, उसमें मैं सफल भी हुई। और एक सबसे बड़ा मुद्दा कि मैं हमेशा विकास प्राधिकरण को भी इंगित करती थी, उन लोगों के यहाँ मैं जो भी नोटिस भी भिजवाती थी कि लोग शॉपिंग मॉल तो पास करा लेते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी पास करा लेते हैं, और उसमें पार्किंग तो दिखाते हैं, लेकिन पार्किंग की जगह भी दुकानें बना लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और वास्तव में ये बात सही है कि आम जनता जो भी मुद्दा यहाँ पे आप लोग रख रहे हैं, वो वास्तव में कोई गलत मुद्दा नहीं है, गलत बातें नहीं है कि आप मॉल इसलिए खोले हो कि आपके यहाँ के हम पिक्चर भी देख लें, हम कपड़े भी खरीद लें, हम वहाँ पे आराम से परिवार के साथ एंजॉय करें, मैंने पूरी सुविधा देने के लिए। और उसके बाद अगर मैं जिस सवारी से जाती हूँ, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसका मनमाना किराया जो ले रहे हैं, वास्तव में इसके मैं खुद में विरुद्ध हूँ कि ये लोग घंटा वाइज कर दिए, बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरी जो इन लोग का है, ये घंटा वाइज भी कर दिए हैं, जो कि ठीक नहीं है। और मुझे विश्वास है कि घंटे के आधार पर लूट है। जी जी सत्या जी, ये घंटा आधारित लूट है।
ये घंटा आधारित लूट है जी, घंटा आधारित। संजय राय साहब के पास अब मैं चलूंगा। ये अब बताइए 3 घंटे का पिक्चर, 3 घंटे का कम से कम पिक्चर होगा और आना जाना, तो आप बताइए उस हिसाब से कैसे पैसा होगा। और आप लोग देख लीजिए महानगरों में इस चीज का हम लोग जीता जागता प्रमाण देखते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। तो ये गलत है, उसको मुझे पूरा विश्वास है। सत्या जी आएंगे आपके पास दोबारा, ठीक है, दोबारा आएंगे आपके पास जी। संजय राय जी, मेरे 2 निवेदन सरकार से जी आपके जरिए। पहला निवेदन तो मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह ये कि गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले की जो आत्मा है, जो मूल स्वर है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार की राजाज्ञा बना दिया जाए। यह बड़ा फैसला होगा, ठीक बात, कई करोड़ लोगों को प्रसन्न करेगा। उत्तर प्रदेश में कई करोड़ लोगों को लूट की एक समानांतर व्यवस्था ध्वस्त होगी, इसमें कहीं कोई रोक नहीं। और जो बाबू ये समझाने की कोशिश करे कि दिए हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको भी निलंबित कर दीजिए। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ का सुविचारित निर्णय है, ठीक बात। आपके यहां के बाबू जो उन जजों से ज्यादा काबिल तो नहीं ना, जो बाबू गोल गोल जलेबी बनाने की कोशिश करे उसको भी मुअत्तल करिए। आजकल मौसम भी चल रहा है अनिवार्य सेवा समाप्ति का, उसको भी एक चिट्ठी पकड़ा दो कि भाई जाओ, आपकी भी सेवा समाप्त। ठीक बात। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहूंगा सरकार से, ऐसे निजी प्रतिष्ठान जी तत्काल नोटिस दीजिए उन प्रतिष्ठानों को जिन्होंने जानते बूझते बड़ी बड़ी संस्थान खोल लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भीड़ जुटेगी, गाड़ियां आएंगी, तो सरकारी जमीन किस काम आएगी, पैसा बांध देंगे सबको और सड़क पे कब्जा कर लेंगे। वीडियोग्राफी करा लीजिए। मेरे ख्याल से कई 20-50 लाख प्रतिष्ठान मिलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई जिला शहर बचा नहीं। स्कूल खोल लिया, 75 बसें सड़क पर खड़ी हैं। अरे भाई स्कूल आपने इतना बड़ा क्यों खोला अगर आपके पास जगह नहीं थी बस खड़ी करने की? सरकारी पार्क पर कब्जा कर लिया, मॉल खोल लिया, सिनेमा घर खोल लिया, अस्पताल खोल लिया, 4 बड़े लोगों का इलाज कर दिया फ्री, तो सड़क कब्जा कर ली। मैं नाम लेके बता सकता हूं ऐसे बड़े अस्पतालों का। यह हमारी संपत्ति है, ये ननकू और रज्जाक की संपत्ति है, ये करदाता की संपत्ति है। सड़क ये किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उन्नयन के लिए, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उन्नयन के लिए तो नहीं है। इस पर अंकुश, ये 2 चीजें मेरी हैं। आप सहमत हैं? भाजपा सहमत है इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल हम सहमत हैं। 2 बात है। पहली बात तो यह है कि जो ये गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय से कल ही समय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों को कल हम लोग अवगत कराएंगे। तय किया है इस बहस, जब डिबेट की जानकारी मिली तभी हम लोग प्लान कर लिए कि कल पार्टी के 1-2 और वरिष्ठ लोग, महामंत्री वगैरह, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल ही अवगत कराएं कि इसको आप लागू कराइए। और एक बात, दूसरी बात यह है कि कई बार मैं कहा हूं, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन ये दिल की मेरे बात है इसलिए कह रहा हूं, कई बार मैं कहा हूं कि इस चैनल पर कई ऐसे मुद्दे जो है खड़े किए गए जिन मुद्दों से एक दिशा मिलती है कि भाई एक नए तरह की शुरुआत होती है कि भाई ये और जगह भी हो सकता है और चैनल पर भी हो सकता है और सरकार भी उसमें से कुछ सीख सकती है। कई ऐसी जानकारी आपकी बातचीत से आती कि हम लोग भी सीखते हैं। एक बात मैं इसलिए 2-3 लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए, तो मैं 4-5 मिनट लूंगा, थोड़ा अपनी बात कहूंगा। पहली बात तो यह है कि किसी भी समाज में जो है वो, चाहे विदेश का कोई समाज हो, चाहे भारत का कोई राज्य हो, सभी समाजों में केवल सरकारों से सब कुछ नहीं हो सकता है। जनता की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और होनी भी चाहिए। और मुझे लग रहा है जनता की जो जागरूकता और भूमिका होती है, उसी के अंतर्गत यह जो है गुजरात हाई कोर्ट, इसमें भी सरकार का नहीं कोई रोल है। जनता के लोग हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच से ये लोग मैनिपुलेट करके जीत भी गए,
फिर भी डबल बेंच में वो लोग गए और डबल बेंच ने कहा हम सिंगल बेंच की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये जनहित की बात है और बिल्कुल जो है कि ये गलत है। और आपकी बात 16 आने सही है कि भाई आप बिजनेस खड़ा किए हैं, कोई भी जो है कि मॉल बनाए हैं ग्राहक आने के लिए, तो ग्राहक के आने पर जो है आज आप अभी पार्किंग चार्ज ले रहे हैं, कल आप ले लेंगे जो है प्रवेश शुल्क लेने लगेंगे। ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूं। दूसरी बात कि एक और बात यह है कि मैं जो समझता हूं, मतलब ये पल्ला झाड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी बात दिल से कर रहा हूं कि मैं जो समझता हूं कि देश के अंदर जो ये एक संस्थागत लूट की पैरेलल व्यवस्थाएं खड़ी हुई, यह भी एक बड़े लंबे समय से धीरे 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 बिगड़ते 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 बिगड़ते, और मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि जब इस देश के अंदर 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले एक जो है कि इन लोगों का जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बड़े बड़े भवन बनाने वाले हैं, जो इन लोगों का पूरा एक अराजकता मचा करके रखे थे, बिल्डर्स अराजकता मचा करके पूरे सरकार में यहां बैठ करके, जो सरकार में लोग थे 2007 से लेकर के और बल्कि 2004 से लेकर के 14 तक आके जो मन करे नक्शा पास करा रहे हैं, जो मन कर रहे हैं प्लान पास करा ले रहे हैं। अब परिणाम उसका क्या हुआ? आम्रपाली से लेके बड़े बड़े बिल्डर के यहां हजारों हजार लोगों के पैसे फंस गए और वो लोग दे नहीं पा रहे। अंत में मोदी जी को रेरा कानून बनाना पड़ा, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाना पड़ा, और वो बॉडी इधर बनी और उधर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों के सर पे चढ़ा हुआ है, और धीरे धीरे जनता के पैसे मीट आउट होने की संभावना बन रही है। कुछ कुछ हुआ भी है। तो एक मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जो जातीय राजनीति चली ना क्षेत्रीय दलों की, उनको लगा कि यार एक बार अपने जाति को मैनेज करके अकलियत का वोट भाजपा को गाली दे करके और प्लस जिस जाति को टिकट दिया उनका, तीनों मिला के सरकार बना लो, सरकार बना लो। इसके बाद जो मन करे वो करो, कौन हमको रोक सकता है? और मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि यूपीए की सरकार जो चली वह जो है कि सरकार कैसीनो गवर्नमेंट, मैं उसको कहता हूं, एक जुआ घर की सरकार थी, और अभी की सरकार भाजपा से लोगों को अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर जी बिल्कुल। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब आएंगे हम तो खासतौर पर दो अधिकारी हैं हमारे साथ, सीनियर अधिकारी रहे, मित्तल साहब हैं, राजेश जी हैं, केंद्रीय सेवा के दोनों अधिकारी रहे। यही लोग शासन प्रशासन जिला चलाते हैं, इन्हीं के संपर्क के लोग। क्या यह सच नहीं कि पार्किंग के ठेके आज की तारीख में कामधेनु से कम नहीं? जैसा आदि काल में, वैदिक काल में कामधेनु का प्रसंग आता है, वैसे ही पार्किंग का ठेका है। बड़े बड़े जूझते देखे मैंने ठेके के लिए। सत्या पांडे जानती होंगी, इनके जब ये वहां मेयर होंगी तो इनके भी गर्दन पर लोग सवार रहते होंगे। हाईकोर्ट ने पार्किंग चार्ज को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि अब तमाम सरकारों को सोच में मजबूर करता है कि वाकई में ऐसा जनता के साथ क्यों करें, क्यों पार्किंग अनायास उनसे वसूला जाए। अमिताभ जी, वाकई में हम पहले भी इस बात में चर्चा कर ही रहे हैं कि जहां गुड़ होता है ना, मक्खी वहीं जाती है। तो पार्किंग को जो ठेका होता है उसको लेकर भी कुछ ऐसी व्यवस्था होती होगी? बिल्कुल, पार्किंग का ठेका तो कामधेनु मैंने बता दिया। मित्तल साहब, अपने कार्यकाल के दौरान आप भी उन अनुभवों से गुजरे होंगे, निश्चित तौर पर, जो मेरी बात की तस्दीक करें कि हां पार्किंग का ठेका कामधेनु है। ठीक कह रहा हूं ना? ठेका कोई भी हो, ये पार्किंग का तो एक ठेका है। किसी भी जिले में कई प्रकार के ठेके होते हैं, और ठेकेदारी प्रथा ये कम से कम वर्षों से चली आ रही है। और कोई भी ठेका लेना, उसमें जो व्यक्ति ठेका लेता है, अगर उसका आप चरित्र सत्यापन करवा लीजिए तो कागजों पे तो चरित्र सत्यापित उसका हो जाता है, लेकिन वास्तव में अगर उस आदमी के विषय में आप पता लगाइए, जानकारी प्राप्त कीजिए, तो वो कुछ ना कुछ छोटा बड़ा माफिया ही निकलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो इस कैटेगरी के नहीं हैं, वो ना तो ठेका ले सकते हैं, ना वो ठेका चला सकते हैं। आप किसी भी स्थान पर खड़े हो जाइए, अगर ठेका है तो उसके साथ वहां पे दो चार आदमी खड़े होंगे, चला भी नहीं सकते, वो पैसा वसूल नहीं सकते।
पैसा नहीं वसूल सकते वो आदमी, जी वो घाटे में चला जाएगा। जी जी बिल्कुल मित्तल साहब जी। राजेश राय के पास मैं चलूंगा, उससे पहले एक बात जरूर कह दूं, मित्तल साहब ने ठीक बात कही मोटे तौर पर कि सारे ठेके अहम होते हैं और उसके लिए मारामारी होती है, लेकिन पार्किंग विशेष है। बाकी सारे ठेकों में थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है। पार्किंग का ठेका ऐसी कामधेनु है जो ना चारा खाए ना पानी पिए, केवल दूध देती है। गांव से लाके 4 हृष्ट बलिष्ठ लाठी वो 2 पैसे की एक पर्ची काटता है, और उसके बाद आने दो पैसा। ऐसा सरल धंधा और कोई नहीं, इसलिए मारामारी है। हम तो देखते हैं राजेश जी, आपने भी अपने अलग अलग पोस्टिंग में इस बवाल को झेला होगा, इस ताप को महसूस किया होगा। पार्किंग के ठेके के लिए बड़े बड़े जूझते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जैसे आप देखा ना, जहां भी ठेका है, जैसे भी माननीय मित्तल जी ने कहा कि जहां ठेका है वहां माफिया है। वो चाहे ठेका स्क्रैप का हो, चाहे वो ठेका खनन का हो, चाहे ठेका वो पार्किंग का हो, जहां भी मुफ्त में गुंजाइश है, जैसे आपने कहा ना कामधेनु है, खर्चा लगे ना रुपया और आमदनी मतलब पूरी पकी पकाई। तो ऐसी जगहों पर हमेशा जो है वो माफिया ही उसमें आगे बढ़ता है। शरीफ आदमी ऐसे में घुसने की कोशिश कर भी नहीं पाता है, कर भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लोगों को कोई रोजगार मिल जाए कि चलो अच्छा है कम से कम 4 लोग रोजगार मिल जाए, रोजगार नहीं मिलता है। ये जो माफिया हैं उनकी ही केवल आय और आमदनी बढ़ती है। और मैंने देखा है इस चीज को कि जैसे आप देखिए, जैसे मेले हैं, जैसे हर जगह जो है वो महोत्सव होते हैं, जिले के महोत्सव होते हैं। जैसे अपना महोत्सव यहाँ पर जो है वो यूपी महोत्सव होता है। इन सब जगहों पर ठेके दिए जाते हैं। और ये ठेके भाई क्यों दे रहे हो ठेके? अपने आदमी 4 लगा करके व्यवस्था करो और कूपन रखो और लोगों को एक सेफ्टी दो, एक लोगों को एक जिसे कहते हैं सुविधा दो। लेकिन नहीं, एक उससे आसानी ये होती, जैसा आपने कहा कि ठेका दे दिया तो वो एक कामधेनु ठेके वाले के लिए भी है और ठेका देने वालों के लिए भी वो आमदनी का जरिया तो बन ही जाता है। जो आप कह रहे हैं इसमें कहीं 2 राय नहीं है। लेकिन इस चीज, अच्छा, और दूसरी चीज देखिए आप, आज जो गुजरात हाई कोर्ट ने ये बात कही है उसका आप एक एडवांटेज देखिए। आज लखनऊ में या हर जहां भी बड़े बड़े जिले हैं, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। और जिला प्रशासन की सारी कोशिशों के करने के बावजूद जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रण में नहीं आ रही। कहीं हो रहा है कि ये क्या कहते हैं कैमरे लगाओ और सब लगा लो, लेकिन जब सड़कों पर वाहन खड़े रहेंगे और उसके बीच में से आदमी को निकलना होगा तो वहां पर जो है वो ट्रैफिक जाम होगा ही होगा। और उसका एक और एकमात्र तरीका यही था जो माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी, अब आप एक चीज देखिए अमिताभ जी, जो लोग कॉलोनियों में रहते हैं उनके लिए तो नियम बना दिया कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो अगर आपके पास घर में अगर 2 गाड़ी है और 2 गाड़ी आपके घर के अंदर हो सकती है तो ठीक है, अगर बाहर गाड़ी खड़ेंगे तो वो जो है वो पार्किंग हो जाएगी। यानी घर में तो वहां तो हो सकता है कि मोहल्ले में 2-4 गाड़ियां दाहिने बाएं खड़ी हो, वहां पे तो ये सख्ती हम लगा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े, जैसा आपने कहा कि जो बड़े बड़े संस्थान आप बता रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर ये क्यों नहीं हो सकता कि आप बना रहे हो तो पहले आप अपना अभी रुकना होगा। मैं सत्या पांडे के पास चलूं उससे पहले एक चित्र और सामने रख दूं प्रदेश के। नोएडा आइए और घूम जाइए, रिक्शे में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल में बैठकर। नोएडा की कोई सड़क ऐसी नहीं जिसमें 10 फुट इधर और 10 फुट उधर पार्किंग वैध अवैध नहीं कर दी गई हो। मुझे पता नहीं वो कितनी वैध है कितनी अवैध है, लेकिन वसूली फुल है। आपने कॉल सेंटर की परमिशन दे दी, 2000 आदमी उसने एम्प्लॉय रख लिए शिफ्ट्स में, 1500 गाड़ी उसके यहां रोज आ रही है। इस सड़क उसकी है? ये कॉल सेंटर चलवाने वालों के लिए सड़क बनाई थी क्या? नहीं ना, इसमें तो मेरे टैक्स का पैसा गया, ननकू ने लगाम दिया वो गया। लोग जो सड़क पर चल रहे हैं वो मरे। ये एक बड़ा चिंतन का विषय है और यह स्थिति हर बड़े शहर में है। बनारस हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो, कानपुर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, बरेली हो, चलना दुबर। सत्या पांडे, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता
ना मित्तल साहब कलेक्टर रहते हुए उतना सच जान पाए होंगे, ना कप्तान रहते हुए राजेश जी। आप जब मेयर रही होंगी तो पार्किंग का झमेला आपको जरूर समझ आया होगा। लोग प्राण देने को तैयार होते, कहते ना मेयर साहब ये पार्किंग तो हमें चाहिए। एक चीज आपसे बताना जी मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि अभी बीच में आपने कहा था कि अखिलेश सरकार ने जो साइकिल का एक रास्ता बनाया, देखिए सरकारें आती हैं, वो जन सुविधा के लिए अगर व्यवस्था करती तो पहले उनको व्यवस्था ये करनी चाहिए थी कि मेन रोड को क्रॉस करके नहीं बनवाना चाहिए था साइकिल वाला स्टैंड, उसके लिए अलग से उनको साइकिल चलने के लिए बनाना चाहिए था। वो राजेश राय ने कहा था, महानगर वो राजेश राय जी की राय थी। जी नहीं मैं बता दूं आपको, आपसे मैं बीच की उस बात को लाना चाहूंगी। तो आप बताइए कि जो भी बना उसमें ठेले वाले, खुमचे वाले, मोटरसाइकिल, स्कूटर ये लोग लगा के, और वास्तव में आप पार्किंग की बात जो कर रहे हैं कि लोग ठेके की बात कर रहे थे, ये बात सही है, लेकिन कई जगहों पे अपने कार्यकाल में मैंने ठेकों को, हमेशा से ही ठेकों को मैंने निस्तारी, उसको मैंने हटवाया। मैंने कहा कोई ठेका नहीं कि गोलघर में ठेका दे दें, और पार्किंग की व्यवस्था के लिए जगह जगह हमने उस अभी पास भी कराया है। लेकिन पिछली सरकार, जब अखिलेश की सरकार थी तो दिक्कत बहुत आती थी कोई भी, क्योंकि मैं भाजपा की थी और शहर को और प्रदेश को कैसे बनाया जाए अच्छा, उनमें कोई रुचि नहीं थी, वरना अब तक बहुत ज़्यादा बन गया होता नगर निगम की तरफ से। फिर भी यहाँ हो रहा है, ये बात सही है कि ठेकों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था, पार्षदों का भी दबाव पड़ता था कि ये ठेका यहाँ पे कर दिया जाए, लेकिन उन्हीं पार्षदों के माध्यम से हम लोग ये भी व्यवस्था करते थे कि नहीं, आप उनको बुला के समझाते थे, कहते थे कि नहीं आप जनता के साथ खड़े हो, ठेकेदार के साथ ना खड़े हो, तो चीज को मानते भी थे। और इस तरह मैंने ठीक है सत्या जी, जी ठीक है सत्या जी। संजय राय साहब, जनहित के ये दो बड़े मसले जिनमें विशुद्ध जनता का लाभ है, जनता को राहत मिलेगी, जनता को संतुष्टि होगी, संतोष होगा, और सबसे बड़ी बात हम सब ट्रैफिक की अव्यवस्था से मुक्ति पाएंगे, प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे, पार्किंग के ठेकों को लेकर चलने वाली गोली और लठैती से मुक्ति पाएंगे। रोज मुकदमे हो रहे हैं, सिर फट रहे हैं, रोज बवाले जान है, क्योंकि कामधेनु है, जिसकी है वो छोड़ना नहीं चाहता, दूसरा लपकना चाहता, तो लाठी गोली भी चल रही है। इन सबसे मुक्ति का एक रास्ता यहां से आज हम लोगों को दिखता है, गुजरात के जरिए होता हुआ इस मंच से आगे तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की आवाज आपने सुनी, लोग क्या कह रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद करें कि इन दोनों मसलों पर एक गंभीर पहल बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के आवाम के सामने आएगी? निश्चित रूप से इन दोनों मसलों पर गंभीर पहल आवाम के सामने आएगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी की एक विशेषता भी है कि कोई भी अच्छी बात उनके सामने आती है, चाहे वो किसी चैनल पे बहस के माध्यम से हो, कहीं न्यूज के माध्यम से हो, कोई आके बताए, पार्टी के लोग बताए, तो उसको गंभीरता से लेते हैं और उसमें आगे बढ़ने का, उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। एक दो सवाल खड़े हुए, उसमें मैं बहुत शार्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा। पहला एक सवाल हुआ कि तमाम मकान, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मॉल जो लोग बना लेते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, और उसमें निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जो इसी के साथ जो है कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक का नियम है, अब मुझे याद है कि दिल्ली में ट्रैफिक के लिए जाइए तो वहां जो है कि सीट बेल्ट नहीं होगा, किसी का भी चलान होगा, कोई नेतागिरी नहीं होती है। लेकिन बगल के सटे प्रदेश में जाते ही लोग सीट बेल्ट ऐसा हटाते हैं कि जैसे लगता है कि कोई बीमारी उसी लगी हुई थी। तो क्योंकि वह बगल के प्रदेशों में उतनी शक्ति नहीं। तो एक बात यह है अमिताभ जी कि सरकारों के रोल के साथ साथ, जैसे गुजरात में कुछ लोग आगे बढ़ करके गए हाई कोर्ट, अन्य प्रदेशों में भी जो भ्रष्टाचार हैं, गलतियां हैं जो है सड़क पर, वो सारा करने वाले लोग किसी न किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के भाई बहन,
चाचा ताऊ, तो आज हमारे प्रदेश में एक, या उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक बड़े भारी दोहरा मापदंड आया है। मैं बहुत शार्ट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। दोहरा मापदंड आया है आम आदमी में कि जब कोई अच्छाई की बात होगी तो बहस होगी कि ये जो है दरोगा बहुत बेईमान है, प्रशासन के लोग नक्शा पास कर देते हैं, लेकिन वही दरोगा मेरे घर का है, वही एसडीएम मेरे घर का है, वही आईएएस मेरे घर का है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। इस दोहरे मापदंड से समाज को भी बाहर निकलने की जरूरत है। सार्वजनिक रूप से बहस में सब अच्छा होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से जब लागू करना हो तो मेरे घर अगर भ्रष्टाचार का पैसा उम्मीद आता है भी यही लगाएंगे कि आगे भी उत्तर प्रदेश में भी गुजरात हाईकोर्ट जैसी व्यवस्था को अपनाया जाए और जनता को इस संस्थागत जो टैक्सेस उन पे लगते हैं, अनायास पार्किंग का जो वसूला जाता है, उससे वो मुक्ति पा सके। अमिताभ जी, मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा, त्रिवेंद्र जी से भी ये अनुरोध करूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। छोटा राज्य है लेकिन वहां भी समस्या है, और कम से कम देहरादून और नैनीताल में तो समस्या बहुत है, वहां भी यही कल्चर है। त्रिवेंद्र जी को भी चाहिए कि जनता को राहत दे, एक न्याय संगत काम करें। संजय राय जी ने जो बात कही वो भारत की साझी पीड़ा है, जिसको उन्होंने कहा हम चाहते हैं भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो, मेरे घर में तो हरफन मौला दरोगा हो जाए, जो शाम को जब लौटे तो झोला भरा हो, और हम भगत सिंह जी के स्तुति वाचन में जाएं और वहां अच्छी अच्छी बातें करके अपना पुण्य लाभ कमा लें, लेकिन मेरा लड़का दरोगा बने, और वो भी मस्त वाला दरोगा। ठीक बात है, ये टकसाल तो एक ही है, समाज ही तो टकसाल है जहां से भ्रष्ट और सदाचारी दोनों पैदा हो रहे। भ्रष्ट कोई एलियंस हैं क्या, दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या? नहीं ना, हमने अपने नैतिक मूल्यों को भी छोड़ दिया। यह चिंता का विषय है। गुजरात के लोगों ने लड़ाई लड़ी और मजबूर किया बैकफुट पर आने के लिए इन तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, और आज के बाद इस मंच के बाद से यह बहस देश भर की बहस हो जाएगी। मेरी बात लिख लीजिएगा, हमको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हां, जहां नीतिगत फैसलों का मसला है, जहां शासन स्तर के आदेशों का मसला है, वहां सत्ता की भूमिका ही रहेगी, और यह भूमिका सत्ता को निभानी भी चाहिए। और जो ओपन चीजें हैं जिनको निगल नहीं सकता कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे सत्ता में बैठा हो, चाहे किसी भी सार्वजनिक जीवन के किसी पक्ष से जुड़ा हो। आप बताइए, कोई मॉल खुला बड़ा, उसने आधे सड़क कब्जा कर ली, ये बात कैसे पच जाए? मेयर साहब कुछ भी कहे, प्राधिकरण के चेयरमैन कुछ भाषण दे, इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे ऊपर? मैं देख नहीं रहा हूं कि ये गलत है, और उसमें आके जब मुझे कोई ये बता देता है मित्तल साहब कि आपको पता है अग्निहोत्री जी इसमें किस किस का पार्टनरशिप है, तो मन ग्लानि से डूब जाता है, भर जाता है। ऐसे ऐसे नाम आते हैं कान में, वितृष्णा होती है, वितृष्णा। वो लोग कभी देखिए कि भाई फलानी जगह की पार्किंग बड़ी फ्लरिश पार्किंग है, वहां सोना बरसता है, मान लीजिए, पूछो कौन है, फ्रंट पर तो एक चार हट्टे कट्टे पहलवान खड़े हैं, पूछते इनके नेपथ्य में कौन है? मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स कहां से आए? तो किसी बड़े आदमी का नाम सामने आ जाता है, बोले ये उनके चिंटू हैं, मेन भैया हैं। क्या ये सच नहीं है समाज का? ये सच है। और फिर एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरी अपनी समझ ही कहती है, एक कलेक्टर और कप्तान भी अगर ये चाह ले कि मैं अपने जिले में, सब तो नहीं
लेकिन 80% चीजें तो दुरुस्त करके ही मानूंगा। तो कोई सरकार रहे वो कलेक्टर और कप्तान कर सकता है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ने इन दोनों सेवाओं को उतना संरक्षण दिया है, उतने अधिकार दिए हैं। बात कड़वी है लेकिन बोलूंगा जरूर। एक प्राधिकरण का चेयरमैन चाह ले कि इतना गड़बड़ घोटाला नहीं होने दूंगा तो हो नहीं सकता। विधायक जी कुछ कहते रहे, सांसद जी कुछ कहते रहे, हो नहीं सकता। ये जो दुर्लभ संधियां होती है ना, गठबंधन नेक्सस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो नेक्सस चौपट कर देता है पूरे सिस्टम को। यहां अवसर नहीं है, वो मंच भी नहीं है, ऐसा समय भी नहीं है। नहीं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को उदाहरण रखता जिन्होंने बदल दी तस्वीर, बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। उनके पास भी वही कलम थी, वही कुर्सी थी। इसलिए मैं कहता हूं जो जहां है वो वहां से भी ये शपथ ले कि मैं 100% ईमानदार रहकर देश और समाज के लिए काम करूंगा। अब जो उसकी जिम्मेदारी है उतनी भूमिका तो निभाए कम से कम। सब कुछ सत्ता कर देगी, सरकार कर देगी, ये सोच रखने वाला भी समाज बहुत अच्छा समाज नहीं होता। कुछ हमको आपको भी करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और फिर बात घूम के वहीं आ जाती है कि दुनिया गोल है। उसी फैक्ट्री से मास्टर निकल रहा, उसी से नेता, उसी से चोर, उसी से साहूकार, उसी से साधु, उसी से दुराचारी। फैक्ट्री तो एक ही है समाज की। एक कालखंड में एक ही फैक्ट्री होती है समाज की, एक ही सांचा होता है जिससे सब सिक्के ढल के आते टकसाल से। ये देखिए टकसाल में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है क्या? अगर टकसाल में गड़बड़ी हुई है तो उसकी प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। पूरा के पूरा लॉट खराब आने लगे तो समझ लीजिए कहीं प्रोडक्शन में दिक्कत है। और समाज कहां से बनता? हमारे आपके परिवार से बनता है, हमारे आपके आंगन से बनता है। घर का आंगन बड़ा हो तो मोहल्ला, उससे बड़ा हो तो शहर, उससे बड़ा हो तो जिला, उससे बड़ा हो प्रदेश, और उससे बड़ा हो जाए तो देश। मूल है घर का आंगन। इसलिए ये बात संजय राय ने जो कही मुझे अच्छी लगी। घर के आंगन को सच्चरित्र रखिए, ईमानदार रखिए, देश तक ईमानदारी की सुगंध दिखाई देगी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए।